बयान 14। थोड़ी देर में चपला फलों से झोली भरे हुए पहुंची। देखा तो चंद्रकांता वहां नहीं है। इधर उधर निगाह दौड़ाई, कहीं नहीं। इस टूटे मकान यानी खंडहर में तो नहीं गई है, ये सोचकर मकान के अंदर चली। कुमारी तो बेधड़क उस खंडहर में चली गई थी, मगर चपला रुकती हुई चारों तरफ निगाह दौड़ाती और एक एक चीज की तजवीज करते हुए चली। फाटक के अंदर घुसते ही दोनों बगल दो दालान दिखाई पड़े, ईंट पत्थर के ढेर लगे हुए। कहीं से छत टूटी हुई, मगर दीवारों पर चित्रकारी और पत्थरों की मूर्तियां अभी तक नई मालूम पड़ती थी। चपला ने ताज्जुब की निगाह से उन मूर्तियों को देखा। कोई भी उसमें पूरे बदन की नजर न आई। किसी का सिर नहीं, किसी की टांग नहीं, किसी का हाथ कटा, किसी का आधा धड़ नहीं। सूरत भी इन मूर्तियों की अजब डरावनी थी। और आगे बढ़ी। बड़े बड़े मिट्टी के पत्थर के ढेर जिनमें जंगली पेड़ लगे हुए थे, लांघती हुई मैदान में पहुंची। दूर से वो बगुला दिखाई पड़ा जिसके पेट में कुमारी पड़ चुकी थी। सब जगहों को देखना छोड़ चपला उस बगुले के पास धड़धड़ाती हुई पहुंची। उसने मुंह खोल दिया। चपला को बड़ा ताज्जुब हुआ। बगुले ने मुंह बंद कर दिया। सोचने लगी, अब क्या करना चाहिए। ये तो कोई बहुत भारी अय्यारी मालूम होती है। क्या भेद है, इसका पता लगाना चाहिए। मगर पहले कुमारी को खोजना उचित है, क्योंकि ये खंडहर कोई पुराना तिलिस्म मालूम होता है। कहीं ऐसा ना हो कि इसी में कुमारी फंस गई हो। ये सोच उस जगह से हटी और दूसरी तरफ खोजने लगी। चारों तरफ हाथा घिरा हुआ था। कई दालान और कोठरियां टूटी फूटी और कई साबुत भी थी। एक तरफ से देखना शुरू किया। पहले एक दालान में पहुंची जिसकी छत बीच से टूटी हुई थी। लंबाई दालान की लगभग 100 गज की होगी। बीच में मिट्टी चूने का ढेर, इधर उधर बहुत सी हड्डी पड़ी हुई है और चारों तरफ जाले मकड़े लगे हुए हैं। मिट्टी के ढेर में से छोटे छोटे बहुत से पीपल वगैरह के पेड़ निकल आए। मिट्टी के ढेर में से छोटे छोटे बहुत से पीपल वगैरह के पेड़ निकल आए थे। दालान के एक तरफ छोटी सी कोठरी नजर आई, जिसके अंदर पहुंचने पर देखा कि एक कुआं है। झांकने से अंधेरा मालूम पड़ा। इस कुएं के अंदर क्या है? ये कोठरी बनिस्बत और जगहों के साफ क्यों मालूम पड़ती है? कुआं भी साफ दिख पड़ता है, क्योंकि जैसे अक्सर पुराने कुओं में पेड़ वगैरह लग जाते हैं, इसमें नहीं है। कुछ कुछ आवाज भी इसमें से आती है जो बिल्कुल समझ में नहीं आती। इसका पता लगाने के लिए चपला ने अपने अय्यारी के बटुए में से काफूर निकाला और उसके टुकड़े जलाकर कुएं में डाले। अंदर तक पहुंचकर उन जलते हुए काफूर के टुकड़ों ने खूब रोशनी की। अब साफ मालूम पड़ने लगा कि नीचे से कुआं बहुत चौड़ा और साफ है, मगर पानी नहीं है। पानी की जगह एक साफ सफेद बिछावन मालूम पड़ता है, जिसके ऊपर एक बूढ़ा आदमी बैठा है। उसकी लंबी दाढ़ी लटकती हुई दिखाई पड़ती है, मगर गर्दन नीची होने के सबब चेहरा मालूम नहीं पड़ता। सामने एक चौकी रखी हुई है जिस पर रंग बिरंगे फूल हैं। चपला ये तमाशा देखकर डर गई। फिर जी को संभाला और कुएं पर बैठ गौर करने लगी, मगर कुछ अक्ल ने गवाही न दी। वो काफूर के टुकड़े भी बुझ गए जो कुएं के अंदर जल रहे थे। फिर अंधेरा हो गया। उस कोठरी में से एक दूसरे दालान में जाने का रास्ता था। उस राह से चपला दूसरे दालान में पहुंची, जहां इससे भी ज्यादा जी दहलाने और डराने वाला तमाशा देखा। कूड़ा करकट, हड्डी और गंदगी में यह दालान पहले दालान से कहीं बढ़ा चढ़ा था, बल्कि एक साबुत पंजर यानी ढांचा हड्डी का भी पड़ा हुआ था, जो शायद गधे या टट्टू का हो। उसी के बगल से लांघती हुई चपला बीचों बीच दालान में पहुंची। एक चबूतरा संगमरमर का पुरसा भर ऊंचा देख, जिस पर चढ़ने के लिए खूबसूरत 9 सीढ़ियां बनी हुई थी। ऊपर उसके एक आदमी चौकी पर लेटा हुआ, हाथ में किताब लिए कुछ पढ़ता हुआ मालूम पड़ा, मगर ऊंचा होने के सबब साफ दिखाई न पड़ा। इस चबूतरे पर चढ़े या न चढ़े,
चढ़ने से कोई आफत तो ना आएगी। भला सीढ़ी पर एक पैर रखकर देखूं तो सही। ये सोचकर चपला ने सीढ़ी पर एक पैर रखा। पैर रखते ही बड़े जोर से आवाज हुई और संदूक के पल्ले की तरह खुलकर सीढ़ी के ऊपर वाले पत्थर ने चपला के पैर को जोर से फेंक दिया, जिसकी धमक और झटके से वो जमीन पर गिर पड़ी। संभल कर उठ खड़ी हुई, देखा तो वो सीढ़ी का पत्थर जो संदूक के पल्ले की तरह खुल गया था, ज्यों का त्यों बंद हो गया है। चपला अलग खड़ी होकर सोचने लगी कि ये टूटा फूटा मकान तो अजब तमाशे का है। जरूर ये किसी भारी अय्यार का बनाया हुआ होगा। इस मकान में घुसकर सैर करना कठिन है। जरा चूके और जान गई। पर मुझको क्या डर, क्योंकि जान से भी प्यारी मेरी चंद्रकांता इसी मकान में कहीं फंसी हुई है, जिसका पता लगाना बहुत जरूरी है। चाहे जान चली जाए, मगर बिना कुमारी को लिए इस मकान से कभी बाहर न जाऊंगी। देखूं इस सीढ़ी और चबूतरे में क्या क्या यादियां की गई हैं। कुछ देर तक सोचने के बाद चपला ने एक 10 सेर का पत्थर सीढ़ी पर रखा। जिस तरह पैर को सीढ़ी ने फेंका था, उसी तरह इस पत्थर को भी भारी आवाज के साथ फेंक दिया। चपला ने हर एक सीढ़ी पर पत्थर रखकर देखा, सभी में यही करामात पाई। इस चबूतरे के ऊपर क्या है, इसको जरूर देखना चाहिए। यह सोच अब वो दूसरी तरकीब करने लगी। बहुत से ईंट पत्थर उस चबूतरे के पास जमा किए और उसके ऊपर चढ़कर देखा कि संगमरमर की चौकी पर एक आदमी दोनों हाथों में किताब लिए पड़ा है। उम्र लगभग 30 वर्ष की होगी। खूब गौर करने पर मालूम हुआ कि यह भी पत्थर का है। चपला ने एक छोटी सी कंकड़ी उसके मुंह पर डाली। था तो पत्थर का पुतला, मगर काम आदमी का किया। चपला ने जो कंकड़ी उसके मुंह में डाली थी, उसको एक हाथ से हटा दिया और फिर उसी तरह वो हाथ अपने ठिकाने पर ले गया। चपला ने तब एक कंकड़ उसके पैर पर रखा। उसने पैर हिलाकर कंकड़ गिरा दिया। चपला थी तो बड़ी चालाक और निडर, मगर इस पत्थर के आदमी का तमाशा देखकर बहुत डरी और जल्द ही वहां से हट गई। अब दूसरी तरफ देखने लगी। बगल के एक और दालान में पहुंची, देखा कि बीचों बीच दालान के एक तहखाना मालूम पड़ता है। नीचे उतरने के लिए सीढ़ियां बनी हुई हैं और ऊपर की तरफ 2 पल्ले किवाड़ के हैं जो इस समय खुले हुए हैं। चपला खड़ी होकर सोचने लगी कि इसके अंदर जाना चाहिए या नहीं। कहीं ऐसा ना हो कि इसमें उतरने के बाद ये दरवाजा बंद हो जाए तो मैं इसी में रह जाऊं। इससे मुनासिब है कि इसको भी आजमा लूं। पहले एक ठोंका इसके अंदर डालूं, लेकिन अगर आदमी के जाने से यह दरवाजा बंद हो सकता है तो जरूर ठोंके के गिरते ही बंद हो जाएगा। तब इसके अंदर जाकर देखना मुश्किल होगा। इसलिए ऐसी कोई तरकीब की जाए जिससे उसके जाने से किवाड़ बंद ना होने पाए, बल्कि हो सके तो पल्लों को ही तोड़ देना चाहिए। इन सब बातों को सोचकर चपला दरवाजे के पास गई। पहले उसके तोड़ने की फिक्र की, मगर हो न सका, क्योंकि पल्ले लोहे के थे। कब्जा उनमें था नहीं। सिर्फ पल्ले के बीचों बीच में चूल बनी हुई थी, जो कि जमीन के अंदर घुसी हुई मालूम पड़ती थी। ये चूल जमीन के अंदर कहां तक अड़ी थी, इसका पता न लग सका। चपला ने अपने कमर से कमंद खोली और चौड़ा करके एक सिरा उस किवाड़ के एक पल्ले में खूब मजबूती के साथ बांधा। दूसरा सिरा उस कमंद का उसी दालान के एक खंबे में, जो कि किवाड़ के पास ही था, बांधा। इसके बाद एक ठोंका पत्थर का दूर से उस तहखाने में डाला। पत्थर पड़ते ही इस तरह की आवाज आने लगी जैसे किसी हाथी में से जोर से हवा निकलने की आवाज आती है। साथ ही इसके जल्दी से एक पल्ला भी बंद हो गया। दूसरा पल्ला भी बंद होने के लिए खींचा, मगर वो कमंद से कसा हुआ था, उसको तोड़ न सका। खींचा का खींचा ही रह गया। चपला ने सोचा, कोई हर्ष नहीं। मालूम हो गया कि ये कमंद इस पल्ले को बंद न होने देगी। अब बेखट के इसके अंदर उतरो, देखो तो क्या है। ये सोच चपला उस तहखाने में उतरी। बयान 15। चंपा बेफिक्र नहीं है। वो भी कुमारी की खोज में घर से निकली हुई है। जब बहुत दिन हो गए और राजकुमारी चंद्रकांता की कुछ खबर न मिली,
तो महारानी से हुक्म लेकर चंपा घर से निकली। जंगल जंगल, पहाड़ पहाड़ मारी फिरी, मगर कहीं पता न लगा। कई दिन की थकी मांदी जंगल में एक पेड़ के नीचे बैठकर सोचने लगी कि अब कहाँ चलना चाहिए और किस जगह ढूंढना चाहिए, क्योंकि महारानी से मैं इतना वादा करके निकली हूं कि कुंवर वीरेंद्र सिंह और तेज सिंह से बिना मिले और बिना उनसे कुछ खबर लिए कुमारी का पता लगाऊंगी। मगर अभी तक कोई उम्मीद पूरी न हुई और बिना पूरा काम किए विजयगढ़ भी न जाऊंगी। चाहे जो हो, देखूं कब तक पता नहीं चलता। जंगल में एक पेड़ के नीचे बैठी हुई चंपा इन सब बातों को सोच रही थी कि सामने से 4 आदमी सिपाहियाना पोशाक पहने, ढाल तलवार लगाए, एक एक तेग हाथ में लिए हुए आते दिखाई दिए। चंपा को देखकर उन लोगों ने आपस में कुछ बातें की, जिसे दूर होने के सबब चंपा बिल्कुल न सुन सकी, मगर उन लोगों के चेहरे की तरफ गौर से देखने लगी। वे लोग कभी कभी चंपा की तरफ देखते, कभी आपस में बातें करके हंसते, कभी ऊंचे हो होकर अपने पीछे की तरफ देखते, जिससे ये मालूम होता था कि ये लोग किसी की राह देख रहे हैं। थोड़ी देर बाद वे चारों चंपा के चारों तरफ हो गए और पेड़ों के नीचे छाया देखकर बैठ गए। चंपा का जी खटका और सोचने लगी कि ये लोग कौन हैं, चारों तरफ से मुझको घेर कर क्यों बैठ गए और इनका क्या इरादा है। अब यहां नहीं बैठना चाहिए, ये सोचकर वो उठ खड़ी हुई और एक तरफ का रास्ता लिया, मगर उन चारों ने जाने न दिया। दौड़कर घेर लिया और कहा, तुम कहां जाती हो? ठहरो, हमारे मालिक दम भर में आ जाते हैं, उनके आने तक बैठो। वे आ लें तब हम लोग उनके सामने ले चल के सिफारिश करेंगे और नौकर रखा देंगे। खुशी से तुम रहा करोगी, इस तरह से कहां जंगल जंगल मारी फिरोगी। मुझे नौकरी की जरूरत नहीं, जो मैं तुम्हारे मालिक के आने की राह देखूं। मैं नहीं ठहर सकती। एक सिपाही, अरे नहीं नहीं, तुम जल्दी न करो, ठहरो, हमारे मालिक को देखोगी तो खुश हो जाओगी। ऐसा खूबसूरत जवान तुमने कभी न देखा होगा, बल्कि हम कोशिश करके तुम्हारी शादी उनसे करा देंगे। होश में आकर बातें करो, नहीं तो दुरुस्त कर दूंगी। खाली औरत मत समझना, तुम्हारे जैसे 10 को कुछ नहीं समझती। चंपा की ऐसी बात सुनकर उन लोगों को बड़ा अचंभा हुआ। एक का मुंह दूसरा देखने लगा। चंपा फिर आगे बढ़ी, एक ने हाथ पकड़ लिया। बस फिर क्या था, चंपा ने झट कमर से खंजर निकाल लिया और बड़ी फुर्ती के साथ 2 को जख्मी करके भागी। बाकी के 2 आदमियों ने उसका पीछा किया, मगर कब पा सकते थे। चंपा भागी तो, मगर उसकी किस्मत ने भागने न दिया। एक बड़े से पत्थर से ठोकर खाकर जोर से गिरी। चोट भी ऐसी लगी कि उठ न सकी। तब तक ये दोनों भी वहां पहुंच गए। अभी तक इन लोगों ने कुछ कहा भी नहीं था कि सामने से एक काफिला सौदागरों का आ पहुंचा, जिसमें लगभग 200 आदमी होंगे। उनके आगे आगे एक बूढ़ा आदमी था, जिसकी लंबी सफेद दाढ़ी, काला रंग, भूरी आंखें और उम्र करीब 80 वर्ष होगी। उम्दा कपड़े पहने, ढाल तलवार लगाए, बर्छी हाथ में लिए, एक बेशकीमती मुश्की घोड़े पर सवार था। साथ में उसके एक लड़का, जिसकी उम्र 20 वर्ष से ज्यादा न होगी, रेख तक न निकली थी, बड़े ठाठ के साथ एक नेपाली टांगन पर सवार था, जिसकी खूबसूरती और पोशाक देखने से मालूम होता था कि कोई राजकुमार है। पीछे पीछे उनके बहुत से आदमी घोड़े पर सवार और कुछ पैदल भी थे। सबसे पीछे कई ऊंटों पर असबाब और उनका डेरा लदा हुआ था। साथ में कई टोलियां थीं, जिनके चारों तरफ बहुत से प्यादे तोड़ेदार बंदूकें लिए चले आते थे। दोनों आदमियों ने, जिन्होंने चंपा का पीछा किया था, पुकार कर कहा, इस औरत ने हमारे 2 आदमियों को जख्मी किया है। जब तक कुछ और कहे, तब तक कई आदमियों ने चंपा को घेर लिया और खंजर छीन हथकड़ी बेड़ी डाल दी। उस बूढ़े सवार ने, जिसके बारे में कह सकते हैं कि शायद सभी का सरदार होगा, 2-1 आदमियों की तरफ देखकर कहा, हम लोगों का डेरा इसी जंगल में पड़े। यहाँ आदमियों की आमद रफ्त कम मालूम होती है, क्योंकि कोई निशान पगडंडी का जमीन पर दिखाई नहीं देता। डेरा पड़ गया। एक बड़ी रावटी में कई औरतें कैद की गई, जो डोलियों पर थीं। चंपा बेचारी भी उन्हीं में रखी गई। सूरज अस्त हो गया।
एक चिराग उस रावटी में जलाया गया जिसमें कई औरतों के साथ साथ चंपा भी थी। दो लोंडियां आई जिन्होंने औरतों से पूछा कि तुम लोग रसोई बनाओगी या बना बनाया खाओगी। सभी ने कहा हम बना बनाया खाएंगे, मगर दो औरतों ने कहा हम कुछ न खाएंगे। जिसके जवाब में वे दोनों लौंडियां ये कहकर चली गई कि देखें कब तक भूखी रहती हो। इन दोनों औरतों में से एक तो बेचारी आफत की मारी चंपा ही थी और दूसरी एक बहुत ही नाजुक और खूबसूरत औरत थी जिसकी आंखों से आंसू जारी थे और जो थोड़ी थोड़ी देर पर लंबी लंबी सांसें ले रही थी। चंपा भी उसके पास बैठी हुई थी। पहर रात चली गई, सभी के वास्ते खाने को आया मगर उन दोनों के वास्ते नहीं जिन्होंने पहले इनकार किया था। आधी रात बीतने पर सन्नाटा हुआ। पैरों की आवाज डेरे के चारों तरफ मालूम होने लगी, जिससे चंपा ने समझा कि इस डेरे के चारों तरफ पहरा घूम रहा है। धीरे धीरे चंपा ने अपने बगल वाली खूबसूरत नाजुक औरत से बातें करना शुरू किया। चंपा, आप लोग कौन हैं और इन लोगों के हाथ क्यों कर फंस गई? औरत, मेरा नाम कलावती है। मैं महाराज शिवदत्त की रानी हूं। महाराज लड़ाई पर गए थे, उनके वियोग में जमीन पर सो रही थी। मुझको कुछ नहीं मालूम। जब आंख खुली अपने को इन लोगों के फंदे में पाया। बस और क्या कहूं। तुम कौन हो? चंपा, हैं? आप चुनारगढ़ की महारानी हैं और आपकी ये दशा। विधाता तो धन्य है। मैं क्या बताऊं। जब आप महाराज शिवदत्त की रानी हैं तो कुमारी चंद्रकांता को भी जरूर जानती होंगी। मैं उन्हीं की सखी हूं। उन्हीं की खोज में मारी मारी फिरती थी कि इन लोगों ने पकड़ लिया। ये दोनों आपस में धीरे धीरे बातें कर रही थी कि बाहर से एक आवाज आई। कौन है? भागा भागा, निकल गया। महारानी डरी मगर चंपा को कुछ खौफ न मालूम हुआ। बात ही बात में रात बीत गई। दोनों में से किसी को नींद न आई। कुछ कुछ दिन भी निकल आया। वही दोनों लोंडियां जो भोजन कराने आई थी इस समय फिर आई। तलवार दोनों के हाथ में थी। इन दोनों ने सभी से कहा, चलो पारी पारी से मैदान हो आओ। कुछ औरतें मैदान गईं, मगर ये दोनों अर्थात महारानी और चंपा उसी तरफ बैठी रहीं। किसी ने जिद भी न की। पहर दिन चढ़ाया होगा कि इस काफिले का बूढ़ा सरदार एक बूढ़ी औरत को लिए इस डेरे में आया जिसमें सब औरतें कैद थी। बुढ़िया, इतनी ही है या और भी? सरदार, बस इस वक्त तो इतनी ही है। अब तुम्हारी मेहरबानी होगी तो और हो जाएंगी। देखिए तो सही मैं कितनी औरतें फंसा लाती हूँ। आप बताइए किस मेल की औरत लाने पर कितना इनाम मिलेगा? देखो ये सब एक मेल में है। इस किस्म की अगर लाओगी तो 10 रुपया मिलेगा। चंपा की तरफ इशारा करके, अगर इस मेल की लाओगी तो 50 रुपया। महारानी की तरफ बताकर, अगर ऐसी खूबसूरत हो तो पूरे 100 रुपये मिलेंगे। समझ गई? बुढ़िया, हाँ मैं बिल्कुल समझ गई। इन सभी को आपने कैसे पाया? सरदार, ये जो सबसे खूबसूरत है इसको तो एक खोह में पाया था। बेहोश पड़ी थी और ये कल इसी जगह पकड़ी गई है। इसने 2 आदमी मेरे मार डाले। बड़ी बदमाश है। बुढ़िया, हाँ इसकी चितवन से ही बदमाशी झलकती है। ऐसी ऐसी अगर 3-4 आ जाए तो आपका काफिला ही बैकुंठ चला जाए। सरदार, इसमें क्या शक है। और वे सब जो है कई तरह से पकड़ी गई हैं। एक तो वो बंगाल की रहने वाली है। इसके पड़ोसी में मेरे लड़के ने डेरा डाला था। अपने पर आशिक करके निकाल लाया। ये चारों रुपये के लालच में फंसी हैं और बाकी सभी को मैंने उनकी माँ, नानी या वारिसों से खरीद लिया है। बस चलो अब अपने डेरे में बातचीत करेंगे। मैं बूढ़ा आदमी बहुत देर तक खड़ा नहीं रह सकता। बुढ़िया, चलिए। दोनों उस डेरे से रवाना हुए। इन दोनों के जाने के बाद सब औरतों ने खूब गालियां दी। मोए को देखो, अभी और औरतों को फंसाने की फिक्र में लगा है। न मालूम ये बुढ़िया इसको कहां से मिल गई। बड़ी शैतान मालूम पड़ती है। कहती है
देखो मैं कितनी औरतें फंसा लाती हूँ। हे परमेश्वर, इन लोगों पर तेरी भी कृपा बनी रहती है। न मालूम ये डाइन कितने घर चौपट करेगी। चंपा ने उस बुढ़िया को खूब गौर करके देखा और आधे घंटे तक कुछ सोचती रही, मगर महारानी को सिवाय रोने के और कोई धुन न थी। हाय, महाराज की लड़ाई में क्या दशा हुई होगी, वो कैसे होंगे, मेरी याद करके कितने दुखी होते होंगे। धीरे धीरे यही कह के रो रही थी। चंपा उनको समझाने लगी। महारानी, सब्र करो, घबराओ मत, मुझे पूरी उम्मीद हो गई। ईश्वर चाहेगा तो अब हम लोग बहुत जल्दी छूट जाएंगे। क्या करूं, मैं हथकड़ी बेड़ी में पड़ी हूं। किसी तरह ये खुल जाती तो इन लोगों को मजा चखाती। लाचार हूं कि ये मजबूत बेड़ी सिवाय कटने के दूसरी तरह खुल नहीं सकती, और इसका कटना यहां मुश्किल है। इसी तरह रोते कलपते आज का दिन भी बीता। शाम हो गई। बूढ़ा सरदार फिर डेरे में आ पहुंचा, जिसमें औरतें कैद थी, साथ में सवेरे वाली बुढ़िया। आफत की बुढ़िया एक जवान खूबसूरत औरत को लिए हुई थी। बुढ़िया, मिला लीजिए, अव्वल नंबर की है या नहीं? सरदार, अव्वल नंबर की तो नहीं, हाँ दूसरे नंबर की जरूर है। 50 रुपये की आज तुम्हारी बोनी हुई, इसमें शक नहीं। बुढ़िया, खैर 50 ही सही, यहाँ कौन गिरह की जमा लगती है, कल फिर लाऊंगी, चलिए। इस समय इन दोनों की बातचीत बहुत धीरे धीरे हुई। किसी ने सुना नहीं, मगर होंठों के हिलने से चंपा कुछ कुछ समझ गई। वो नई औरत जो आज आई बड़ी खुश दिखाई देती थी। हाथ पैर खुले हुए थे। तुरंत ही इसके वास्ते खाने को आया। इसने भी खूब लंबे चौड़े हाथ लगाए, बेखटके उड़ा गई। दूसरी औरतों को सुस्त और रोते देख हंसती और चुटकियां लेती थी। चंपा ने जी में सोचा, ये तो बड़ी भारी बला है, इसको अपने कैद होने और फंसने की कोई फिक्र नहीं। मुझे तो कुछ खटका मालूम होता है। बयान 16। कल की तरह आज की रात भी बीत गई। लोंडियों के साथ सुबह को सब औरतें पारी पारी मैदान भेजी गईं। महारानी और चंपा आज भी नहीं गई। चंपा ने महारानी से पूछा, आप जब से इन लोगों के हाथ में फंसी हैं, कुछ भोजन किया या नहीं? उन्होंने जवाब दिया, महाराज से मिलने की उम्मीद में जान बचाने के लिए दूसरे तीसरे दिन कुछ खा लेती हूं। क्या करूं, कुछ बस नहीं चलता। थोड़ी देर बाद 2 आदमी इस डेरे में आए। महारानी और चंपा से बोले, तुम दोनों बाहर चलो, आज हमारे सरदार का हुक्म है कि सब औरतें मैदान में पेड़ों के नीचे बैठाई जाएं, जिससे मैदान की हवा लगे और तंदुरुस्ती में कोई फर्क न पाए। ये कहकर दोनों को बाहर ले गए। वो औरतें जो मैदान में गई हुई थी, बाहर ही एक बहुत घने महुए के तले बैठी हुई थी। ये भी दोनों उसी तरह जाकर बैठ गई। चंपा चारों तरफ निगाह दौड़ाकर देखने लगी। दोपहर दिन चढ़ आया होगा। वही बुढ़िया जो कल एक औरत लेकर आई थी, आज फिर एक जवान औरत कल से भी ज्यादा खूबसूरत लिए हुए पहुंची। उसे देखते ही बूढ़े मियाँ ने अब बड़ी खातिर से अपने पास बैठाया और उस औरत को उस जगह भेज दिया जहां सब औरतें बैठी हुई थी। चंपा ने आज इस औरत को भी बारीक निगाह से देखा। आखिर उससे रहा न गया। ऊपर की तरफ मुंह करके बोली, मी सकमता, यानी हम पहचान गए। वो औरत जो आई थी चंपा का मुंह देखने लगी। थोड़ी देर बाद वो भी अपने पैर के अंगूठे की तरफ देख और हाथों से उसे मलते हुए बोली, चपकला छठ में बापरो फंस। चुप रहोगी तो तुम्हारी जान जाएगी। फिर दोनों में कोई न बोली। शाम हो गई। सब औरतें उस रावटी में पहुंच गई। रात को खाने का सामान पहुंचा। महारानी और चंपा के सिवाय सभी ने खाया। उन दोनों औरतों ने तो खूब ही हाथ फेरे जो नई फंस कर आई थी। रात बहुत चली गई। सन्नाटा हो गया। रावटी के चारों तरफ पहरा फिरने लगा। रावटी में एक चिराग चल रहा है। सब औरतें सो गई, सिर्फ 4 जाग रही हैं, महारानी, चंपा और वो दोनों जो नई आई। चंपा ने उन दोनों की तरफ देखकर कहा, कड़ाक में टेटी, नो से पारो फेस दो, मेरी बेड़ी तोड़ दो, नहीं तो कुल मचाकर गिरफ्तार करा दूंगी। एक ने जवाब दिया, तीन से को तुम्हारी क्या दशा होगी? फिर चंपा ने कहा, रानी किसे की? रानी का साथ दूंगी। उन दोनों औरतों ने अपनी कमर से कोई तेज औजार निकाला और धीरे से चंपा की हथकड़ी और पेड़ी काट दी। अब चंपा लापरवाह हो गई। उसके होठों पर मुस्कुराहट मालूम होने लगी। दोपहर रात बीत गई। यकायक उस रावटी को चारों तरफ से बहुत से आदमियों ने घेर लिया। शोरगुल की आवाज आने लगी। मारो पकड़ो की आवाज सुनाई देने लगी।
बंदूक की आवाज कान में पड़ी। अब सब औरतों को यकीन हो गया कि डाका पड़ा और लड़ाई हो रही है। खलबली मच गई। रावटी में जितनी औरतें थीं इधर उधर दौड़ने लगी। महारानी घबराकर चंपा चंपा पुकारने लगी, मगर कहीं पता नहीं चंपा दिखाई न पड़ी। वे दोनों औरतें जो नई आई थीं आकर कहने लगी, मालूम होता है चंपा निकल गई, मगर आप मत घबराइए, ये सब आप ही के नौकर हैं जिन्होंने डाका मारा है। मैं भी आप ही का ताबेदार हूं, औरत न समझिए। मैं चाहता हूं आपके वास्ते कहीं डोली तैयार होगी, लेकर आता हूं। ये कहकर दोनों ने रास्ता दिया। जिस रावटी में औरतें थीं उसके 3 तरफ आदमियों की आवाज कम हो गई। सिर्फ चौथी तरफ, जिधर और बहुत से डेरे थे, लड़ाई की आहट मालूम हो रही थी। 2 आदमी जिनका मुंह नकाब या कपड़े से ढका हुआ था, डोली लिए हुए पहुंचे और महारानी को उस पर बैठाकर बाहर निकल गए। रात बीत गई, आसमान पर सफेदी दिखाई देने लगी। चंपा और महारानी तो चली गई थी, मगर और सब औरतें उसी रावटी में बैठी हुई थी। डर के मारे चेहरा जर्द हो रहा था। एक का मुंह एक देख रही थी। इतने में पन्ना लाल, राम नारायण और चुन्नी लाल एक टोली जिस पर किम ख्वाब का पर्दा पड़ा हुआ था लिए हुए उस रावटी के दरवाजे पर पहुंचे। डोली बाहर रख दी, आप अंदर गए और सब औरतों को अच्छी तरह देखने लगे। फिर पूछा, तुम लोगों में से 2 औरतें दिखाई नहीं देती, वो कहाँ गई? सब औरतें डरी हुई थी। किसी के मुंह से आवाज न निकली। पन्ना लाल ने फिर कहा, तुम लोग डरो मत, हम डाकू नहीं हैं। तुम ही लोगों को छुड़ाने के लिए इतनी धूमधाम हुई है। बताओ वो दोनों औरतें कहाँ हैं? अब उन औरतों का जी ठिकाने हुआ। एक ने कहा, 2 नहीं बल्कि 4 औरतें गायब हैं, जिनमें 2 औरतें तो वो हैं जो कल और परसों फंस के आई थी। वे दोनों तो एक औरत को ये कह के चली गई कि आप डरिए मत, हम लोग आपके ताबेदार हैं, डोली लेकर आते हैं तो आपको ले चलते हैं। इसके बाद डोली आई जिस पर चढ़ के वो चली गई। चौथी तो सबके पहले ही निकल गई थी। पन्ना लाल के तो होश उड़ गए। राम नारायण और चुन्नी लाल के मुंह की तरफ देखने लगे। राम नारायण ने कहा, ठीक है, हम दोनों महारानी को ढांढस देकर तुम्हारी खोज में डोली लेने चले गए। जफील बजाकर तुमसे मुलाकात की और डोली लेकर चले आ रहे हैं। मगर दूसरा कौन डोली लेकर आया जो महारानी को लेकर चला गया? इन लोगों का यह कहना भी ठीक है कि चंपा पहले से ही गायब है। जब हम लोग औरत बने हुए इस रावटी में थे और लड़ाई हो रही थी, महारानी ने डर के चंपा चंपा पुकारा, तभी उसका पता न था। मगर ये मामला क्या है, कुछ समझ नहीं आता। चलो बाहर चलकर इन बुर्दा फरोशों की डोलियों को गिने, उतनी ही हैं या कम। इन औरतों को भी बाहर निकालो। सब औरतें उस डेरे के बाहर की गई। उन्होंने देखा कि चारों तरफ खून ही खून दिखाई देता है, कहीं कहीं लाश भी नजर आती है। काफिले का बूढ़ा सरदार और उसका खूबसूरत लड़का जंजीरों में जकड़े एक पेड़ के नीचे बैठे हुए हैं। 10 आदमी नंगी तलवारें लिए उनकी निगहबानी कर रहे हैं और सैकड़ों आदमी हाथ पैर बांधे दूसरे पेड़ों के नीचे बैठाए हुए हैं। रावटियां और डेरे सब उजड़े पड़े हैं। पन्ना लाल, राम नारायण और चुन्नी लाल उसी जगह गए जहां बहुत सी डोलियां थी। राम नारायण ने पन्ना लाल से कहा, देखो ये 16 डोलियां हैं। पहले हमने 17 गिनी थी। इससे मालूम होता है कि इन्हीं में वो एक टोली थी जिसमें महारानी गई हैं। मगर उनको कौन लेकर गया? चुन्नीलाल, तुम जाओ, दीवान साहब को यहां बुला लाओ। उस तरफ बैठे जहां फौज खड़ी है। दीवान साहब को लिए हुए चुन्नीलाल आए। पन्ना लाल ने उनसे कहा, देखिए हम लोगों की 4 दिन की मेहनत बिल्कुल खराब गई। विजयगढ़ से 3 मंजिल पर इन लोगों का डेरा था। इस बूढ़े सरदार को हम लोगों ने औरतों का लालच देकर रोका कि कहीं आगे न चला जाए और आपको खबर की। आप भी पूरे सामान से आए। इतना खून खराबा हुआ मगर महारानी और चंपा हाथ न आई। भला चंपा तो बदमाशी करके निकल गई। उसने कहा कि हमारी बेड़ी काट दो, नहीं तो हम सबके भेद खोल देंगे कि मर्द हो, धोखा देने आए हो, पकड़े जाओगे। लाचार होकर हमने उसकी बेड़ी काट दी और वो मौका पाकर निकल गई। मगर महारानी को कौन ले गया? दीवान साहब की अक्ल हैरान थी कि क्या हो गया। बोले, इन बदमाशों को, बल्कि इनके बूढ़े मियां सरदार को मार पीट कर पूछो, कहीं इन लोगों की बदमाशी तो नहीं है। पन्ना लाल ने कहा, जब सरदार ही आपकी कैद में है तो मुझे यकीन नहीं आता कि उसके सबब से महारानी गायब हो गई है। आप इन बुर्दा फरोशों को और फौज लेकर जाइए और राज्य का काम देखिए। हम लोग फिर महारानी की टोह लेने जाते हैं। इसका तो बीड़ा उठाया ही है। दीवान साहब बुर्दा फरोशों कैदियों को ले
उनके माल असबाब के साथ चुनारगढ़ की तरफ रवाना हुए। पन्नालाल, रामनारायण और चुन्नीलाल महारानी की खोज में निकले। रास्ते में आपस में यूं बातें करने लगे। पन्नालाल, देखो आजकल चुनारगढ़ राज्य की क्या दुर्दशा हो रही है। महाराज उधर फंसे, महारानी का पता नहीं। पता लगा मगर फिर भी कोई उस्ताद हम लोगों को उल्लू बनाकर उन्हें ले ही गया। रामनारायण, भाई बड़ी मेहनत की थी मगर कुछ न हुआ। किस मुश्किल से इन लोगों का पता लगाया, कैसी कैसी तरकीबों से 2 दिन तक इसी जंगल में रोका, कहीं जाने न दिया। दौड़ दौड़ चुनारगढ़ से सेना सहित दीवान साहब को लाए, लड़े भिड़े, अपनी तरफ के कई आदमी भी मरे, मगर मिला क्या? वही हार और शर्मिंदगी। चुन्नीलाल, हम तो बड़े खुश थे कि चंपा भी हाथ आएगी, मगर वो तो और आफत निकली। कैसा हम लोगों को पहचाना और बेबस करके अपनी बेड़ी कटवा ही ली। बड़ी चालाक है, कहीं उसी का तो ये फसाद नहीं है। पन्नालाल, अरे नहीं जी, अकेली चंपा डोली में बैठा के महारानी को नहीं ले जा सकती। रामनारायण, हम तीनों को महारानी की खोज में भेजने के बाद अहमद और नाजिम को साथ लेकर पंडित बद्रीनाथ महाराज को कैद से छुड़ाने गए। देखे वो क्या जस लगा कर आते हैं। पन्नालाल, भला हम लोगों का मुंह भी तो हो कि चुनारगढ़ जाकर उनका हाल सुने और क्या जस लगा कर आते हैं इसको देखें। अगर महारानी न मिली तो कौन मुंह लेके चुनारगढ़ जाएंगे। रामनारायण, बस मालूम हो गया कि आज जो शख्स महारानी को स्फूर्ति से चुरा ले गया वो हम लोगों का ठीक उस्ताद है। अब तो इसी जंगल में खेती करो, लड़के बाले लेकर आकर बसो, महारानी का मिलना मुश्किल है। पन्नालाल, वाह रे तेरा हौसला, क्या पिनिक के अवतार हुए। थोड़ी दूर जाकर ये लोग आपस में कुछ बातें कर मिलने का ठिकाना ठहरा। थोड़ी दूर जाकर ये लोग आपस में कुछ बातें कर मिलने का ठिकाना ठहरा, अलग हो गए। बयान 17। एक बहुत बड़े नाले में, जिसके चारों तरफ बहुत ही घना जंगल था, पंडित जगन्नाथ ज्योतिषी जी के साथ तेज सिंह बैठे हैं। बगल में साधारण सी डोली रखी हुई है, पर्दा उठा हुआ है। एक औरत उसमें बैठी तेज सिंह से बातें कर रही है। ये औरत चुनारगढ़ के महाराज शिवदत्त की रानी कलावती कुंवर है। पीछे की तरफ एक हाथ डोली पर रखे चंपा भी खड़ी है। महारानी, मैं चुनारगढ़ जाने में राजी नहीं, मुझको राज्य नहीं चाहिए। महाराज के पास रहना मेरे लिए स्वर्ग है। अगर वे कैद हैं तो मेरे पैर में भी बेड़ी डाल दो, मगर उन्हीं के चरणों में रखो। तेज सिंह, नहीं, मैं ये नहीं कहता कि जरूर आप भी उसी कैद खाने में जाइए जिसमें महाराज है। आपकी खुशी हो तो चुनारगढ़ जाइए, हम लोग बड़ी हिफाजत से पहुंचा देंगे। कोई जरूरत आपको यहाँ लाने की नहीं थी। जगन्नाथ ज्योतिषी जी ने कई दफा आपके पतिव्रत धर्म की तारीफ की थी और कहा था कि महाराज की जुदाई में महारानी को बड़ा ही दुख होता होगा। ये जानकर हम लोग आपको ले आए थे, नहीं तो खाली चंपा को ही छुड़ाने गए थे। अब आप कहिए तो चुनारगढ़ पहुंचा दें, नहीं तो महाराज के पास ले जाएं, क्योंकि सिवाय मेरे और किसी के जरिए आप महाराज के पास नहीं पहुंच सकती। और फिर महाराज क्या जाने कब तक कैद रहे। महारानी, तुम लोगों ने मेरे ऊपर बड़ी कृपा की। सचमुच मुझे महाराज से इतनी जल्दी मिलाने वाला और कोई नहीं जितनी जल्दी तुम मिला सकते हो। अभी मुझको उनके पास पहुंचाओ, देर मत करो, मैं तुम लोगों का बड़ा जस मानूंगी। तेज सिंह, तो इस तरह डोली में आप नहीं जा सकती, मैं बेहोश करके आपको ले जा सकता हूं। महारानी, मुझको ये भी मंजूर है, किसी तरह वहां पहुंचाओ। तेज सिंह, अच्छा अब लीजिए, इस शीशी को सूंघिए। महारानी को अपने पति के साथ बड़ी ही मोहब्बत थी। अगर तेज सिंह उनको कहते कि तुम अपना सिर दे दो तब महाराज से मुलाकात होगी, तो वो उसको भी कबूल कर लेती। महारानी बेखट के शीशी सूंघ कर बेहोश हो गई। ज्योतिषी जी ने कहा, अब इनको ले जाइए, उसी तहखाने में छोड़ आइए। जब तक आप न आएंगे मैं इसी जगह रहूंगा। चंपा को भी चाहिए कि विजयगढ़ जाए। हम लोग तो कुमारी चंद्रकांता की खोज में घूम ही रहे हैं, ये क्यों दुख उठाती है। तेज सिंह ने कहा, चंपा, ज्योतिषी जी ठीक कहते, तुम जाओ, कहीं ऐसा न हो कि फिर किसी आफत में फंस जाओ।
चंपा ने कहा, जब तक कुमारी का पता न लगेगा मैं विजयगढ़ कभी न जाऊंगी। अगर मैं इन बुर्दा फरोशों के हाथ में फंसी तो अपनी ही चालाकी से छूट भी गई। आप लोगों को मेरे लिए कोई तकलीफ न करनी पड़ी। तेज सिंह ने कहा, तुम्हारा कहना ठीक है। हम ये नहीं कहते कि हम लोगों ने तुमको छुड़ाया। हम लोग तो कुमारी चंद्रकांता को ढूंढते हुए यहां तक पहुंच गए और उन्हीं की उम्मीद में बुर्दा फरोशों के डेरे देख डाले। उनको तो न पाया, मगर महारानी और तुम फंसी हुई दिखाई दी। छुड़ाने की फिक्र हुई। पन्नालाल, रामनारायण और चुन्नीलाल को महारानी को छुड़ाने के लिए कोशिश करते देख हम लोग ये समझकर अलग हो गए कि मेहनत वो लोग करें, मौके में मौका हम लोगों को भी काम करने का मिल ही जाएगा। सो ऐसा हुआ भी। तुम अपनी ही चालाकी से छूटकर बाहर निकल गई। हमने महारानी को गायब किया। खैर, इन सब बातों को जाने दो। तुम ये बताओ कि घर न जाओगी तो फिर क्या करोगी? कहाँ ढूंढोगी? कहीं ऐसा ना हो कि हम लोग तो कुमारी को खोजकर विजयगढ़ ले जाएं और तुम महीनों तक मारी मारी फिरो। चंपा ने कहा, मैं एकदम से ऐसी बेवकूफ नहीं, आप बेफिक्र रहें। तेज सिंह को लाचार होकर चंपा को उसकी मर्जी पर छोड़ना पड़ा और ज्योतिषी जी को भी उसी जंगल में छोड़ महारानी की गठरी बांध कैद खाने वाले खोह की तरफ रवाना हुए जिसमें महाराज बंद थे। चंपा भी एक तरफ को रवाना हो गई।